पूरे देश के अंदर राजनीति तो लगातार चलती ही रहती है, क्योंकि केंद्र में सरकार किसी और की होती है, राज्य में सरकार किसी और की होती है और दिल्ली के अंदर सरकार किसी और की होती है। तो इसको लेकर के राजनीति तो लगातार होती ही रहेगी। लेकिन इसी बीच इस बार केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार, दोनों सरकारें आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं और यह मुद्दा है ऑक्सीजन को लेकर के। जब पिछले काफी समय पहले जब ये दूसरी लहर आई थी, तब इस दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की लगातार कमी चल रही थी, तो इसी को लेकर के दोनों के अंदर अब विवाद छिड़ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार आमने सामने हुई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भाजपा की केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने उस समय 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की हम लोगों से मांग की थी एक रिपोर्ट के मुताबिक। और जब 4 गुना ऑक्सीजन आपको चाहिए नहीं तो आपने उसको लेकर के जब डिमांड करी तो इसका सीधा सीधा असर 12 राज्यों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है, जिसका पूरा खामियाजा दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ेगा। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर के भाजपा और दिल्ली सरकार फिर से आमने सामने हो गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए। इसके 20-25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जैसी राजनीति की गई उस पर हमने एक रिपोर्ट देखी है। दूसरी लहर में दिल्ली में हाहाकार मचा था, पर केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर जो राजनीति की उसका पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो गया है। ऑक्सीजन पर भी कोई राजनीति कर सकता है क्या, पर केजरीवाल ने ऐसी छोटी राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार नहीं सप्लाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ है कि केजरीवाल ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की और उनके इस झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा कि थोड़ा सा पानी पिएं आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पर हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली,
आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में, वहीं भंवरी देवी को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एक बार फिर भंवरी देवी का परिवार चर्चाओं में आ चुका है। भंवरी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने दर्ज करवाया है खेड़ापा थाने में मामला। तो वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि दहेज प्रताड़ना व सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट भी दी गई है। जी हाँ, दहेज प्रताड़ना व सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दी गई। साथ ही साथ भंवरी देवी के बेटे साहिल व हेमंत नट पर लगाए गए हैं आरोप और खेड़पा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। मानसून को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मरुधरा में मानसून की मनमर्जियां देखने को मिल रही हैं। समय से 7 दिन पहले मानसून आ गया, फिर भी सूखे बांध, प्रदेश के 17 बड़े बांधों में 50% से भी कम पानी देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ केवल 5 बांधों में ही 50% से अधिक पानी बचा है और जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में भी कम हो चुका है पानी। वहीं 2020 की तुलना में आधा भी नहीं बीसलपुर में अभी पानी मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान 98.85% रिकवरी रेट के साथ में अब पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, रिकवरी रेट के अंदर 98.85% के साथ में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर तो पहुंच ही चुका है। साथ ही साथ राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो तेजी से अब 99% रिकवरी रेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अभी एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अभी 1495 एक्टिव केस, जो सबसे कम एक्टिव केस है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है, जहां पर राजस्थान एक्टिव केसों के साथ में बना हुआ है दूसरे नंबर पर। तो वहीं यूपी के अंदर अभी 3666 एक्टिव केस बने हुए नजर आ रहे हैं।
और जल्द ही इनके भी खत्म होने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री परिषदों के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया जा सकता है। साथ ही साथ संडे के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वीकेंड कर्फ्यू में, उसको भी कुछ हद तक राहत दी जा सकती है और इसमें समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू के अंदर भी अभी समय सीमा में बदलाव किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, शादी समारोह, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल तक को खोलने के लिए बाकायदा शर्तों के साथ में इनमें छूट देने की भी बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनमें भी कुछ हद तक राहत जनता को प्रदान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसमें कोचिंग सेंटर जो पिछले काफी लंबे समय से बंद है, उनको भी लगभग खोलने के लिए तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार उनको सशर्त खोला जा सकता है। और इसी पर आज मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम 31 जुलाई तक जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे और उन्होंने कहा था कि और अब 45 दिन के पहले आप इस रिजल्ट को घोषित कर दीजिए। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री जो है राजस्थान के, उन्होंने यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी और साथ ही साथ 31 जुलाई तक यह रिजल्ट भी घोषित करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर भी अब स्पुतनिक वैक्सीन पहुंच चुकी है। जो अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही पूरे देश के अंदर लगाई जा रही थी, लेकिन अभी स्पुतनिक वैक्सीन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पहुंच चुकी है और वो भी एक निजी अस्पताल के अंदर पहुंची है। ये बड़ी बात है कि सरकारी अस्पताल में ना जाकर के निजी अस्पताल में पहुंची है, लेकिन अभी उस निजी अस्पताल को इस वैक्सीन को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। वह इस वैक्सीन को अनुमति तब मिलेगी जब सरकार उसको अनुमति देगी और वह उस वैक्सीन को तब ही लगा सकता है। आप सभी बता दो, इसके अंतर्गत 1200 डोज निजी अस्पताल को दी गई है स्पुतनिक वैक्सीन की। और अगर हम इसी के साथ साथ अभी कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों की ओर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान में पिछले 24 घंटे के अंदर 147 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। और वहीं राजस्थान के लिए जो पिछले काफी लंबे समय से मौतों का आंकड़ा 1, 2, 3 और इससे ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा था, वह अब थम सा गया है और कल पूरे राजस्थान के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। यह जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एक्टिव केसों की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक्टिव केस अभी भी 2019 बने हुए हैं। यह आंकड़ा अभी फिलहाल के लिए तो कम ही है, लेकिन अगर हम अभी भी कोरोना पर ध्यान दें तो इस आंकड़े को भी हम खत्म करने के लिए ताकत एकजुट कर सकते हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं भीलवाड़ा भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने बयान दिया है। बड़ी खबर हम आप तभी तक पहुंचा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें भीलवाड़ा भाजपा जिला कार्यालय में बयान दिया गया। वॉइस सैंपल देने को तैयार है शेखावत, तो वहीं राज्य सरकार संकट के हालात में नजर आ रही है। चलिए अभी रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा जिले के अंदर पटवारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैक किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर ये रिश्वत किस एवज में ली जा रही थी। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के पट्टी किशोरपुरा में हल्का पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को दौसा एसीबी टीम ने पुरानी तहसील से ट्रैप कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी मनमोहन बैरवा निवासी बिनौरी से गैर मुमकिन जमीन नाम करवाने की एवज में 1,30,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी परिवादी ने दौसा एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई और आज एसीबी ने मंगलवार को टीम के साथ लालसोट स्थित पुरानी तहसील कार्यालय से पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को रंगे हाथों 25,000 रुपये लेते हुए ट्रैप कर हिरासत में लिया है। लालसोट पुलिस थाना परिसर में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और पटवारी ने परिवादी से 1,30,000 की डिमांड भी की थी। जिले में घूसखोरी और रिश्वतखोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एसीबी के द्वारा भी निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा। मैं मनमोहन बैरवा, गांव बिनौरी, तहसील लालसोट, जिला दौसा, निवासी बिनौरी का रहने वाला हूं। और मेरे से गैर मुमकिन आबादी भूमि थी, उसको नाम कराने के एवज में 1,30,000 रुपये की राशि विक्रम सिंह राठौड़ ने मांगी सर। और सर उन्होंने ये और बताया कि 30,000 रुपये तो इसके लगेंगे कि आपकी जो गैर मुमकिन जो आबादी भूमि है उसमें पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय और सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। अगर आपने ये पैसे नहीं दिए तो यहाँ पर पशु चिकित्सालय बनेगा। तो सर इस एवज में 1,30,000 रुपये की घूस मांगी सर। कितने दे दिया? आज आपने कितने की रिश्वत दी? मैंने सर इनको 25,000 रुपये की। आप दिए? हाँ सर। तो फिर तुरंत उसके बाद फिर एसीबी ने इनको ट्रैप कर लिया? हाँ सर, एसीबी ने ट्रैप कर लिया। कहाँ पे किया? ये पुराने तहसील है ना, वहाँ पे किया। आपसे पहले और भी एक बार आपसे वो कार्रवाई हुई होगी? हाँ सर हुई थी ना, 19 तारीख को हुई थी। उस टाइम भी मैंने उसको 5,000 रुपये दिए थे। मनमोहन नाम का एक व्यक्ति जो बिनौरी गांव का है, लालसोट बिनौरी गांव का, वो हमारे 200 चौकी पर आया था और उसने एक रिपोर्ट हमें पेश की कि यहाँ के जो इनके इलाके के पटवारी हैं श्री विक्रम सिंह राठौड़, वो इनसे इनकी ज़मीन जो 50 साल से इनके घर वाले जोत रहे हैं उस पर कोई सामुदायिक भवन और पशु चिकित्सालय बनने की कहा था उन्होंने कि ये बनेगा। यदि आप हमें 30,000 रुपये दो तो आपके नाम हम ज़मीन कर देंगे और 1 लाख रुपए में हम आपके नाम कर देंगे और 30,000 में हम उसको चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे। तो इस तरह का इन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, हमारे PM सोनी साहब के निर्देशन में और हमारे AD साहब के निर्देशन में हमने उसको आगे कार्रवाई को बढ़ाया और 19 तारीख को वेरिफिकेशन किया। तो मौके पर ही बात की इसने, तो 5,000 रुपये इसने ले लिए और आज के लिए 25,000 के लिए कहा था कि आप 22 तारीख को, या ये कहा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो हम कल भी ट्राई किया, परसों भी ट्राई किया, लेकिन आज ये 25,000 रुपये लेते हुए अपने पुरानी तहसील है यहाँ पर, वहाँ पर अरेस्ट किया। मतलब इनका सौदा इनका पूरा 1,30,000 का। इसमें पटवारी जी को क्या क्या करना था? पटवारी जी ने कहा था 30,000 तो इसमें जो मंदिर जो है पशु चिकित्सालय है और दूसरा एक पशु चिकित्सालय, दूसरा सामुदायिक भवन, बोले इसके लिए सरपंच जी के लेटर हेड पे कोई आदेश वगैरह इस तरह का कुछ बात चल रही है तो ये आपके वहाँ बनेगा आपकी ज़मीन पर। और यदि आप 30,000 रुपये देंगे तो हम इस ज़मीन को, इस मंदिर जो सामुदायिक भवन है और पशु चिकित्सालय दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और यदि 1 लाख रुपये और दे दोगे तो जो ज़मीन है हम उसको आपके नाम कर देंगे। ये था, मतलब आबादी भूमि थी गैर मुमकिन जमीन बता रहे थे। पटवारी जी को ट्रैप के बाद गिरफ्तार कर लिया जी। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। पटवारी जी के और घर पे या उनके ऑफिस में कहीं छानबीन की और क्या क्या? हमारी एक टीम इनके घर है, वो अपन नई मंदिर रोड दौसा में, वहाँ से हमारी एक टीम सर्च कर रही है। और कोई दस्तावेज मिले हों? अभी तो तक कुछ मिले नहीं, मिलेंगे आपको बताऊँ। राजस्थान पर्यटन को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में पर्यटन पर साइना नेहवाल देखने को मिली है। जी हां, आज भानगढ़ देखने पहुंची थी साइना नेहवाल, तो वहीं साइना के पति P कश्यप व मित्र भी उनके साथ नजर आए हैं। साथ ही साथ कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आमेर महल देखने पहुंची थी साइना नेहवाल। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान का हिस्ट्री शीटर आनंद पाल, जिसको 4 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था, आज उनकी 4th पुण्यतिथि है और इसके ऊपर आज रावणा राजपूत समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कई भारी मात्रा में लोग भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर किस प्रकार से श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। वहीं किशनगढ़ में रावणा राजपूत महासभा संस्थान द्वारा गुरुवार को सभा भवन पर स्वर्गीय
आनंदपाल सिंह सांवरदा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर रावणा राजपूत समाज के लोगों ने आनंदपाल सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में रावणा राजपूत महासभा के तहसील अध्यक्ष हनुमान सिंह पवार, सज्जन सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय चामुंडा सेना के संस्थापक नरेंद्र सिंह भाटी, सुरेश सिंह मांगलिया, देवकरण सिंह तंवर, गोपाल सिंह गौड़, नवयुवक मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह नरूका सहित कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद सभी समाज बंधु अजमेर में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 96 पौओं के साथ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। 12 जिले के अंदर पुलिस ने अवैध शराब के साथ अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। देर रात को थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर द्वारा गठित टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर 2 व्यक्ति राम सिंह बैरवा निवासी पटेड़ी वोट सीसवाली व दीपक कहार निवासी भैरूपुरा को कुल चिन्ह में अवैध छाता देसी मदिराखर क्वार्टर सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धाराओं में 2 मामले दर्ज किए हैं। वहीं इन दिनों जोधपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंतर्गत एक गार्ड और एक महिला दोनों आपस में झड़पते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार यह पूरा मामला है तो है क्या, क्योंकि एक गार्ड महिला को पीट रहा है और वो भी चप्पलों से पीट रहा है। आइए पहले मैं आप सभी को इस वीडियो से अवगत कराता हूं कि आखिरकार उस वीडियो के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद में सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अच्छा तू मुझे मारेगा, मैं कब बोलूंगा किसको मार, तू मेरे को मार रहा। चल 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 पुलिस ओए तब ऐसे बोल। अच्छा तू मुझे मारेगा, मैं कब बोलूंगा किसको मार, तू मेरे को मार रहा। अच्छा पुलिस थाने चल। तेरी वीडियो बना, कम से हमारा भी भन। किसको मारा तूने? छोड़ दे। तू जाओ भैया, इधर आना। क्या करेगा? आप साथ में रहना मेरे। नहीं साथ में नहीं, तू जोधपुर शहर में एक वीडियो बुधवार को इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि वीडियो में एक महिला किसी कॉलोनी के गार्ड से पहले बहस करती दिखाई दी। उसके बाद अचानक गार्ड ने पहले महिला को थप्पड़ जड़े और बाद में चप्पल निकाल करके पीटा। इसी दौरान गार्ड ने महिला का गिरबान भी पकड़ा और जम करके अपशब्द भी कहे हैं। इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो तो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हुआ और पूरे मामले की चर्चा शहर भर में फैल गई है। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया और इसकी जानकारी भी जुटाई गई और बताया तो यह भी जा रहा है कि वीडियो शहर के शिकारगढ़ स्थित आशापूर्णा नैनो मैक्स कॉलोनी का है। यहाँ चित्तौड़गढ़ की एक महिला किराए पर रहती है। महिला बुधवार को एक युवक के साथ कॉलोनी में आई तो वहाँ तैनात गार्ड ने उसे टोका। इस दौरान महिला अपने दुपहिया वाहन से उतरी और गार्ड से उलझ गई। गार्ड ने इस दौरान महिला को थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में महिला ने भी गार्ड पर हाथ उठाया और अपना हेलमेट खोलकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन गार्ड ने इस दौरान अपनी चप्पल खोली और महिला को बुरी तरह पीट दिया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों द्वारा आज सुबह अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिली है। हरियाणा निवासी धोलू जाट ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली तो वहीं फेसबुक पर लाइव होकर के जिम्मेदारी दी है। व्यापारी अरुण जैन से 2 करोड़ 8 लाख रुपए लेन देन के कारण फायरिंग की गई, तो वहीं 2 दिन में रुपए नहीं देने पर परिवार सहित मर्डर करने की धमकी भी दी गई। वहीं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप घबराइए मत, आप जाकर के वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि
सरकार ने 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा है एक कैंपेन के दौरान, और इस कैंपेन के दौरान इस लक्ष्य को पूरा भी किया जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अगर आपकी अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी तो आज आपके पास लगवाने का अच्छा मौका है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन शुरू किया और इसी के तहत पूरे प्रदेश में 2700 से ज़्यादा साइट्स पर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है। इस पूरे मेगा कैंपेन में प्रदेश भर में 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2 दिन के अंदर राज्य में 11 लाख डोज की खेप भी आ गई है और वैक्सीनेशन के मेगा कैंपेन का असर आज वैक्सीनेशन साइट पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ साइट पर देखने को मिली, तो वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार जयपुर के अलावा जोधपुर, नागौर, अलवर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में आज बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने की योजना है। इसमें बड़ी संख्या में 18 से 44 एज ग्रुप वालों को टीके लगाए जाएंगे। इसी के अलावा 45 से 59 एज ग्रुप के उन लोगों को सेकेंड डोज लगनी शुरू हो गई जिन्होंने अप्रैल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। वहीं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह का आज जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है और कई लोग उनके निवास पर भी मौजूद थे। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राष्ट्रीय खो खो संघ उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर शुभ चिंतकों ने बड़े ही धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया है। इसी मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पर पहुंच करके उनको जन्मदिन की बधाई दी व शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना भी की गई है। इसी मौके पर जनाना हॉस्पिटल के आगे पलाड़ा फार्म हाउस पे स्वागत किया गया। एडवोकेट हंसराज चौधरी, पटियानी, रणविजय सिंह, लक्ष्मण सिंह भाटी, भागसुरी, कन्हैया चौधरी, नारायण चौधरी, लोहरवाड़ा, दिलखुश प्रथम मेहरा, नसीराबाद, शेर सिंह, लांबा, हजारीलाल यादव, दूदू सुखपाल, जाखड़ मोतीपुरा, ओम प्रकाश चौधरी ने जन्मदिन मनाया है। वही खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि ट्रक व जेसीबी मशीन के अंदर तेजी से भिड़ंत हुई है और इसके अंतर्गत ट्रक वाले की गलती बताई जा रही है और इसमें ट्रक ओवर स्पीड में होना बताया जा रहा है, जिससे 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार भी लगती हुई नजर आई है। आइए एक नजर डालते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। वहीं किशनगढ़ के अंदर ट्रक ने जेसीबी मशीन को टक्कर मारी है। वहीं दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों में आपस में फंस गए, जिससे रोड जाम हो गया और जयपुर अजमेर हाईवे पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। साथ ही दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बांद्रा-सिंदरी थाना पुलिस अधिकारी मंजू मुलेवा एवं जीवे के टोल कर्मचारी ने क्रेन की सहायता से ट्रक और जेसीबी को रोड से अलग करवाया, साथ ही यातायात को सुचारू भी करवाया है। हालांकि ट्रक चालक व जेसीबी मशीन चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने घटना स्थल से खदेड़ दिया है। साथ ही दुर्घटना का कारण ट्रक तेज गति में आना बताया जा रहा है। तो बांद्रा-सिंदरी थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को थाने में खड़ा करवा लिया है एवं मामले की जांच अभी कर रही है। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर तेज तूफान के कारण लाइट के खंभे और पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं। इससे कई लोगों के घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम बडौली नाली की ढाणी सहित अन्य जगह दर्जनों पेड़ सहित लाइट के खंभे टूटने का मामला सामने आया है। बारिश के साथ भयंकर तूफान से नाली की ढाणी बडौली में बने सिंह गुर्जर के यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पीछे बने कमरे पर लगी चद्दर पूरी तरह से तहस नहस हो गई। साथ ही घर की लाइट का खंभा भी गिर गया और घर के सामने पेड़ गिरने से पशुओं के भी लगी है, जिससे 4-5 पशु घायल होकर के गिर गए।
चलिए अब एक रुख कर लेते हैं भीलवाड़ा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा के झीकड़ी गांव के अंदर इस बार टीकाकरण को लेकर के हंगामा देखने को मिला है। वहां पर डोज देनी चाहिए थी टीकाकरण करने के लिए, लेकिन वह डोज नहीं पहुंची और ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। तो इसी को लेकर के वहां पर हंगामा देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। खजूरी पंचायत के झीकरी गांव में आज टीकाकरण को लेकर के हंगामा हो गया। टीकाकरण के तहत आज झीकरी ग्राम के 40 लोगों के वैक्सीन लगनी थी। साथ ही इसके लिए बीएलओ और कोरोना टीम के सदस्यों ने घर घर जाकर के लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया। इसके बाद पुरुष और महिलाएं टीकाकरण के लिए विद्यालय प्रांगण में पहुंच गए और वैक्सीन डोज आने का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद नायब तहसीलदार श्यामलाल टेलर और ग्राम विकास अधिकारी भगवान सिंह को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने शिकायत की। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पांजलि वर्मा से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि आज झिकरी में टीकाकरण का कोई प्लान ही नहीं है। वैक्सीनेशन मानपुरा ग्राम में रखा गया है। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश हो गया और टीकाकरण सेंटर पर हंगामे की स्थिति बन गई। इसी के बाद टीकाकरण के लोग अपने घर चले गए और बीएलओ नारायण लाल गुर्जर से जानकारी लेने पर बताया गया कि मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई है कि झेकरी सब सेंटर पर टीकाकरण की 40 डोज आएंगी और इसके लिए घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया, परंतु झिकरी में टीकाकरण की कोई डोज नहीं आई। बड़ी मुश्किल से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करके बुलाया जाता है और ऐसा होने से लोगों में रोष भी व्याप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में वैसे भी टीकाकरण को लेकर दूरी बनाए हुए हैं और इस प्रकार की घटनाओं से लोग टीकाकरण से और दूरी बना लेंगे। वहीं खबर नसीराबाद से सामने आ रही है, जहां पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है। आखिर ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्यों किया, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। भाजपा श्रीनगर मंडल अध्यक्ष के जोशी तिहारी ने बताया कि आपातकाल की 46वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर मंडल ने टटिया बूथ पर लोकतंत्र की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर एवं नारे लगा करके प्रदर्शन किया है। मंडल अध्यक्ष जोशी ने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता रामकरण यादव ने बताया कि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित भी कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जानी जाती है। वहीं नसबंदी अभियान चलाया गया जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जानी जाती है और कार्यक्रम के अंत में महामंत्री राजू सिंह रावत एवं महावीर मेघवंशी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और इसी दौरान अजमेर जिला देहात मंत्री सुनीता यादव, मंडल अध्यक्ष के जोशी तिहारी, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता रामकरण यादव, मंडल महामंत्री महावीर मेघवंशी, महामंत्री राजू सिंह रावत, मंडल सदस्य संतोष टोंक, बूथ अध्यक्ष हंसराज रावत, दिनेश जोशी, मुकेश रावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीनगर मंडल द्वारा आज प्रदेश एवं अजमेर जिला देहात के नेतृत्व में आज 25 जून को काला दिवस के रूप में हम सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने बैठकर चर्चा की गई और इस दिन को विशेष रूप से जो सत्ता सुख के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की मीडिया लोकतंत्र की जो हत्या की, उसके रूप में आज के दिन हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं और पुनः इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, सत्ता सुख में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, हम ऐसी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमों के बीच चल रही खींचतान के बीच में आज दोपहर के बाद 3 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में
और अनलॉक 3 की गाइडलाइन को मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही साथ गाइडलाइन को मंजूरी मिलने की संभावना के साथ कैबिनेट में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के बारे में भी चर्चा होगी। फोन टेपिंग मुद्दे पर भी अनौपचारिक रूप से कैबिनेट में चर्चा होने के आसार हैं। वहीं राजधानी जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इसके बाद राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू हो गई और इस तकनीक से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी मिल सकेगी। गर्मियों की छुट्टियों पर पूरी होने के साथ ही अगले सप्ताह 28 जून से प्रदेश में हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट फिर से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के एक सर्कुलर ने 45 साल या उससे छोटी उम्र के वकीलों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने उनकी फिजिकल पैरवी पर रोक भी लगाई जिनको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग पाए हैं। कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक केवल वही वकील फिजिकल पैरवी कर सकेगा जिसने 14 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली हो। अगर आपके अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी तो आज आपके पास लगवाने का अच्छा मौका है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन शुरू किया है। इसी के तहत पूरे प्रदेश में 2700 से ज़्यादा साइट्स पर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। इस पूरे मेगा कैंपेन में प्रदेश भर में 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2 दिन के अंदर राज्य में 11 लाख डोज की खेप भी आ गई है। वहीं भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, पर विराट कोहली ने टीम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि परिवार है, इससे कई इमोशन जुड़े हुए हैं। हम साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आगे जीत हम जरूर हासिल करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट के 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जहां 7 केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं ANI के सूत्रों के मुताबिक आज SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया की वीकली रिव्यू मीटिंग में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की है। इसी दौरान कश्मीर के भविष्य और आने वाले समय में चुनाव पर चर्चा हुई, पर इस समय जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से इस साल चुनाव नहीं होने वाले। अगले साल ही उसकी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा और उसके बाद में चुनाव किए जाएंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अब एक रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट 28 जून से खुलने वाले हैं, लेकिन 45 साल की उम्र या उससे कम उम्र के वकीलों को उसके अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि उन्होंने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हो। जी हां, अगर उनका वैक्सीनेशन दोनों डोजों का नहीं होगा तो वह अभी कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और ऐसी संख्या लगभग 40% वकीलों की बताई जा रही है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा कुछ मामला। गर्मियों की छुट्टियां पूरे होने के साथ ही अगले सप्ताह 28 जून से प्रदेश में हाईकोर्ट और अधीनस्थ हाईकोर्ट फिर से शुरू होने जा रहे हैं।
ऐसे में कोर्ट के एक सर्कुलर ने 45 साल या उससे छोटी उम्र के वकीलों के लिए परेशानियों को और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उनकी फिजिकल पैरवी पर रोक लगा दी, तो वहीं जिनको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग पाए हैं, कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक केवल वही वकील फिजिकल पैरवी कर सकेगा जिसने 14 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली है। अब कोर्ट के इस फैसले से 45 या उससे कम उम्र के वकीलों के लिए इसलिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि इस एज ग्रुप के ज़्यादातर लोगों को अभी दूसरी डोज लगाने का समय 15 जुलाई के बाद से आएगा। ऐसे में 23 जुलाई के बाद इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू होगी, और ये भी उन व्यक्तियों को लगेगी जिन्होंने मई के शुरुआती 10 दिन वैक्सीन की पहली डोज लगवाई हो। हाईकोर्ट के इस फरमान से प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के लगभग 80% अधिवक्ता अदालतों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर और क्या कुछ चल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। भाई और बहनों से खेती की जमीन खरीदने की रंजिश में आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के युवक के साथ उसी के डेरे में मारपीट कर दी। 2 लोगों ने युवक के हाथ पकड़े और एक ने रॉड से उस पर हमला कर दिया। बचाने आए पिता और नौकर के साथ भी मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी जेब से 10,000 रुपये लूट लिए। वहीं साथ ही साथ इसके बाद पीड़ित की कार में तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी देकर आरोपी चले गए। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मलिक एंक्लेव निवासी विकास उर्फ विक्की ने बताया कि गांव पसीना में उनकी करीब 13 एकड़ खेती की जमीन है और खेतों पर ही डेरा बनाया हुआ। करीब 2 साल पहले उन्होंने गांव मछरौली निवासी राजेश के भाई और बहनों से 9 कनाल जमीन खरीदी थी, जिसमें राजेश का कोई भी हिस्सा नहीं था। उसके ज़मीन खरीदने से खुश ना होकर राजेश उससे रंजिश रखने लगा और तभी से वह डेरे पर रहने वाले उनके नौकरों के साथ भी मारपीट करता रहा। रोज़ाना की परेशानी को हल करने के लिए गुरुवार को उसके ताऊ के लड़के ने फ़ोन करके डेरे पर बुलाया। तब वहाँ राजेश नहीं था, गांव के अन्य लोग बैठे हुए थे। रोहतक में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 2 फौजियों की मौके पर ही मौत हो जाने की घटना सामने आई है। एक मृतक महाराष्ट्र और दूसरा अहमदाबाद का रहने वाला था। इसी के अलावा 3 अन्य घायल हो गए और बताया तो ये भी जा रहा है कि फिजियो की गाड़ी का टायर पंचर हो गया और इसके तुरंत बाद इस गाड़ी को पीछे से एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। सूचना के बाद पुलिस ने सैनिकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं घायलों को PGIMS में भर्ती करवाया है। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित गांव मदीना के पास में हुआ है और मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के रहने वाले लॉन्स नायक रवि यादव, महाराष्ट्र के रहने वाले सिपाही 26 वर्षीय बाबूलाल घनश्याम, पश्चिम बंगाल के भापुरा जिले के रहने वाले राहुल पाठक, पदमतला जिले के सिपाही संतु घोष और हवलदार संजीत पाल छुट्टी काटकर पंजाब के फाजिलका की 14 महार यूनिट में ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। गुरुवार को सभी दिल्ली में आकर मिले और वहां फिर दिल्ली निवासी चालक मनोज की अर्टिगा कार बुक करके फाजिलका के लिए निकले थे। मदीना गांव के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हरियाणा के सोनीपत जिले के कस्बा गोहाना के गांव महारा के पास गुजर रही ड्रेन से एक महिला का खून से लथपथ शव मिला है। वहीं मृतका की गला रेतकर हत्या की गई थी। वह 5 माह की गर्भवती भी थी और ग्रामीणों ने शव देखा और भैंसवान पुलिस चौकी को जानकारी दी। खबर मिलते ही बड़ौदा थाना प्रभारी बदन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की है। मृतका की पहचान ज्योति पुत्री मामंग के रूप में हुई है। पिता के अनुसार शुक्रवार तड़के ही मृतका का पति गोहाना निवासी गुलशन उसके मायके से घर लौटा था, लेकिन कुछ देर बाद शव मिला तो हत्या गुलशन ने ही की है। वह उसके परिजन शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग कर रहे थे। यही नहीं, उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करने के साथ बेटी से उनकी बात भी नहीं कराते थे। अभी भी वह लड़ाई करके मायके आई थी और मृतका के पिता ने बताया कि दामाद गुलशन ने ही उन्हें फ़ोन करके बताया था कि उसने कहा कि ज्योति कुछ बोल नहीं रही, आप तुरंत ट्रेन पर आ जाएं।
पानीपत में गुरुवार दोपहर को आंधी के बाद हुई तेज बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दिला दी, जिसके बाद शुक्रवार को भी आसमान में हल्के बादल छाए रहे। हालांकि हवाएं शांत रहीं, तापमान भी स्थिर रहा। मौसम विभाग ने आज और कल बूंदाबांदी के आसार भी जताए और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पानीपत को अभी भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार है, तो 13 जून को हरियाणा में दस्तक देने के बाद हवाओं का रुख बदलने से मानसूनी बादल वापस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ गए हैं, जिस कारण हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया। हालांकि देश के 80% हिस्से में मानसून की बारिश हो रही है और पानीपत में गुरुवार दोपहर को धूल भरी आंधी के बाद अचानक तेज 4 mm बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश और हवाओं के कारण देर शाम तक मौसम सुहावना बना रहा और शुक्रवार सुबह को आसमान में हल्के बादल भी छाए रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट से टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री उनके घर पर भेजी जाएगी। आमतौर पर यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन फरवरी में लेकर के अप्रैल के बीच में होती है, लेकिन 2019 में कन्वोकेशन को पहले चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले चांसलर से समय न मिलने की वजह से टाल दिया गया और इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से कन्वोकेशन कराने का संभावना नहीं बनी। वर्ष 2019 के सभी स्टूडेंट्स की डिग्रियां उनके कॉलेज को भेजी जा चुकी हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और प्राइवेट कैंडिडेट्स की डिग्रियां उनके घर पर भेज दी, लेकिन टॉपर्स को लेकर के दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको डिग्री और मेडल कन्वोकेशन में दिए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेडल वाले कैंडिडेट्स और पीएचडी डिग्री कन्वोकेशन पर अवार्ड भी की जाती है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। फोन टेपिंग मामले में एक और बड़ी खबर शुरू आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, फोन टेपिंग मामले में कानूनी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी और मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली पुलिस का नोटिस भी देखने को मिला है। जोशी ने कानूनी रूप से नोटिस का जवाब दिया है। चलिए भी रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा जिले के अंदर पटवारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर ये रिश्वत किस एवज में ली जा रही थी। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के पट्टी किशोरपुरा में हल्का पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को दौसा एसीबी टीम ने पुरानी तहसील से ट्रैप कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी मनमोहन बैरवा निवासी बिनौरी से गैर मुमकिन जमीन नाम करवाने के एवज में 1,30,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी परिवादी ने दौसा एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई और आज एसीबी ने मंगलवार को टीम के साथ लालसोट स्थित पुरानी तहसील कार्यालय से पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को रंगे हाथों 25,000 रुपये लेते हुए ट्रैप कर हिरासत में लिया है। लालसोट पुलिस थाना परिसर में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पटवारी ने परिवादी से 1,30,000 की डिमांड भी की थी। जिले में घूसखोरी और रिश्वतखोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एसीबी के द्वारा भी निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा। मैं मनमोहन बैरवा, गांव बिनौरी, तहसील लालसोट, जिला दौसा, निवासी बिनौरी का रहने वाला हूं और मेरे से गैर मुमकिन आबादी भूमि थी, उसको नाम कराने के एवज में 1,30,000 रुपये की राशि विक्रम सिंह राठौड़ ने मांगी सर। और सर उन्होंने ये और बताया कि 30,000 रुपये तो इसके लगेंगे कि आपकी जो गैर मुमकिन जो आबादी भूमि है उसमें पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय और सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। अगर आपने ये पैसे नहीं दिए तो यहाँ पर पशु चिकित्सालय बनेगा। तो सर इस एवज में 1,30,000 रुपये की घोषणा हुई सर। कितने दे दिया? आज आपने कितने की रिश्वत दी? मैंने सर इनको 25,000 रुपये की आप दिए? हाँ सर। तो फिर तुरंत उसके बाद फिर एसीबी ने इनको ट्रैप कर लिया? हाँ सर, एसीबी ने ट्रैप कर लिया। कहाँ पे किया?
ये पुरानी तहसील है ना, वहाँ पे किया। आपसे पहले कि और भी एक बार आपसे वो कार्रवाई हुई होगी? हाँ सर, हुई थी ना, 19 तारीख को हुई थी। उस टाइम भी मैंने उसको 5,000 रुपये दिए थे। मनमोहन नाम का एक व्यक्ति जो बिनौरी गांव का है, लाल सोट बिनौरी गांव का, वो हमारे 200 चौकी पर आया था और उसने एक रिपोर्ट हमें पेश की कि यहाँ के जो इनके इलाके के पटवारी हैं श्री विक्रम सिंह राठौर, वो इनसे इनकी ज़मीन जो 50 साल से इनके घर वाले जोत रहे हैं, उस पर कोई सामुदायिक भवन और पशु चिकित्सालय बनने की कहा था उन्होंने कि ये बनेगा, यदि आप हमें 30,000 रुपये दो तो आपके नाम हम ज़मीन कर देंगे और 1 लाख रुपए में हम आपके नाम कर देंगे और 30,000 में हम उसको चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे। तो इस तरह का इन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, हमारे DL सोनी साहब के निर्देशन में और हमारे AD साहब के निर्देशन में हमने उसको आगे कार्रवाई को बढ़ाया और 19 तारीख को वेरिफिकेशन किया। तो मौके पर ही बात की इसने, तो 5,000 रुपये उसने ले लिए और आज के लिए 25,000 के लिए कहा था कि आप 22 तारीख को, या ये कहा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो हम कल भी ट्राई किया, परसों भी ट्राई किया, लेकिन आज ये 25,000 रुपये लेते हुए अपने पुरानी तहसील है यहाँ पर, वहाँ पर इसको अरेस्ट किया। मतलब इनका सौदा इनका पूरा 1,30,000 था। इसमें पटवारी जी को क्या क्या करना था? पटवारी जी ने कहा था 30,000 तो इसमें जो मंदिर जो है पशु चिकित्सालय है और दूसरा एक पशु चिकित्सालय, दूसरा सामुदायिक भवन, और इसके लिए सरपंच जी के लेटर हेड पे कोई आदेश वगैरह इस तरह का कुछ बात चल रही है, तो ये आपके वहाँ बनेगा आपकी ज़मीन पर। और यदि आप 30,000 रुपये देंगे तो हम इस ज़मीन को, इस मंदिर जो सामुदायिक भवन है और पशु चिकित्सालय दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और यदि 1 लाख रुपए और दे दोगे तो जो ज़मीन है हम उसको आपके नाम कर देंगे। ये था, मतलब आबादी भूमि थी, गैर मुमकिन जमीन बता रहे हैं। पटवारी जी को ट्रैप के बाद गिरफ्तार कर लिया जी। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। पटवारी जी के और घर पे या उनके ऑफिस में कहीं छानबीन की और क्या क्या है? हमारी एक टीम इनके घर है, वो अपन नई मंडी रोड दौसा में, वहाँ से हमारी एक टीम सर्च कर रही है। और कोई दस्तावेज मिले हों? अभी तो तक कुछ मिले नहीं, मिलेंगे आपको बता। राजस्थान पर्यटन को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में पर्यटन पर साइना नेहवाल देखने को मिली है। जी हां, आज भानगढ़ देखने पहुंची थी साइना नेहवाल, तो वहीं साइना के पति P कश्यप व मित्र भी उनके साथ नजर आए हैं। साथ ही साथ कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आमेर महल देखने पहुंची थी साइना नेहवाल। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान का हिस्ट्री शीटर आनंद पाल, जिसको 4 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था, आज उनकी 4th पुण्यतिथि है और इसके ऊपर आज रावणा राजपूत समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कई भारी मात्रा में लोग भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर किस प्रकार से श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। वहीं किशनगढ़ में रावणा राजपूत महासभा संस्थान द्वारा गुरुवार को सभा भवन पर स्वर्गीय आनंदपाल सिंह सांवरदा की 4th पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर रावणा राजपूत समाज के लोगों ने आनंदपाल सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में रावणा राजपूत महासभा के तहसील अध्यक्ष हनुमान सिंह पवार, सज्जन सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय चामुंडा सेना के संस्थापक नरेंद्र सिंह भाटी, सुरेश सिंह मांगलिया, देवकरण सिंह तंवर, गोपाल सिंह गौड़, नवयुवक मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह नरूका सहित कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद सभी समाज बंधु अजमेर में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 96 पौओं के साथ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। 12 जिले के अंदर पुलिस ने अवैध शराब के साथ अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। देर रात को थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर द्वारा गठित टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर 2 व्यक्ति राम सिंह बैरवा निवासी पटेड़ी वोट सीसवाली व दीपक कहार निवासी भैरूपुरा को कुल चिन्ह में अवैध छाता देसी मदिरा कर क्वार्टर सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धाराओं में 2 मामले दर्ज किए हैं।
वहीं दिनों जोधपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत एक गार्ड और एक महिला दोनों आपस में झड़पते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार यह पूरा मामला है तो है क्या, क्योंकि एक गार्ड महिला को पीट रहा है और वो भी चप्पलों से पीट रहा है। आइए पहले मैं आप सभी को इस वीडियो से अवगत कराता हूं कि आखिरकार उस वीडियो के अंदर क्या कुछ हो रहा है और उसके बाद में सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या बोल रहा है? अच्छा तेरा बाप जो मार रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसको मार तू मेरे को मार रहा? चल चल मैं पुलिस से अच्छा पुलिस से तेरी मार। ओए तब ऐसे बोल। अच्छा तेरा बाप जो मार रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसको मार तू मेरे को मार रहा? अच्छा पुलिस केस करता पुलिस थाने चल आते बक तेरी हां वीडियो बना करा कौन से ने मारा भी बोल आजा किसको मारा तूने मां का बोल रखी है हाथ छोड़ दे तू जाओ भैया इधर आना अरे भैया क्या करेगा हां आप साथ में रहना मेरे नहीं साथ में नहीं तू जोधपुर शहर में एक वीडियो बुधवार को इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि वीडियो में एक महिला किसी कॉलोनी के गार्ड से पहले बहस करती दिखाई दी। उसके बाद अचानक गार्ड ने पहले महिला को थप्पड़ जड़े और बाद में चप्पल निकाल करके पीटा। इसी दौरान गार्ड ने महिला का गिरबान भी पकड़ा और जम करके अपशब्द भी कहे हैं। इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो तो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हुआ और पूरे मामले की चर्चा शहर भर में फैल गई है। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया और इसकी जानकारी भी जुटाई गई और बताया तो यह भी जा रहा है कि वीडियो शहर के शिकारगढ़ स्थित आशापूर्णा नैनो मैक्स कॉलोनी का है। यहाँ चित्तौड़गढ़ की एक महिला किराए पर रहती है। महिला बुधवार को एक युवक के साथ कॉलोनी में आई तो वहां तैनात गार्ड ने उसे टोका। इस दौरान महिला अपने दुपहिया वाहन से उतरी और गार्ड से उलझ गई। गार्ड ने इस दौरान महिला को थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में महिला ने भी गार्ड पर हाथ उठाया और अपना हेलमेट खोलकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन गार्ड ने इस दौरान अपनी चप्पल खोली और महिला को बुरी तरह पीट दिया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों द्वारा आज सुबह अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिली है। हरियाणा निवासी धोलू जाट ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली तो वहीं फेसबुक पर लाइव होकर के जिम्मेदारी दी है। व्यापारी अरुण जैन से 2 करोड़ 8 लाख रुपए लेन देन के कारण फायरिंग की गई तो वहीं 2 दिन में रुपए नहीं देने पर परिवार सहित मर्डर करने की धमकी भी दी गई। वहीं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप घबराइए मत, आप जाकर के वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि सरकार ने 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा है एक कैंपेन के दौरान और इस कैंपेन के दौरान इस लक्ष्य को पूरा भी किया जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अगर आपकी अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी तो आज आपके पास लगवाने का अच्छा मौका है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन शुरू किया और इसी के तहत पूरे प्रदेश में 2700 से ज़्यादा साइट्स पर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है। इस पूरे मेगा कैंपेन में प्रदेश भर में 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2 दिन के अंदर राज्य में 11 लाख डोज की खेप भी आ गई है और वैक्सीनेशन के मेगा कैंपेन का असर आज वैक्सीनेशन साइट पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ साइट पर देखने को मिली तो वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार जयपुर के अलावा जोधपुर, नागौर, अलवर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में आज बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने की योजना है। इसमें बड़ी संख्या में 18 से 44 एज ग्रुप वालों को टीके लगाए जाएंगे। इसी के अलावा 45 से 59 एज ग्रुप के उन लोगों को सेकेंड डोज लगनी शुरू हो गई जिन्होंने अप्रैल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी।
वहीं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह का आज जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है और कई लोग उनके निवास पर भी मौजूद थे। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राष्ट्रीय खो खो संघ उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर शुभ चिंतकों ने बड़े ही धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया है। इसी मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पर पहुंच करके उनको जन्मदिन की बधाई दी व शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना भी की गई है। इसी मौके पर जनाना हॉस्पिटल के आगे पलाड़ा फार्म हाउस पे स्वागत किया गया। एडवोकेट हंसराज चौधरी पटियानी, रणविजय सिंह, लक्ष्मण सिंह भाटी, भागसुरी, कन्हैया चौधरी, नारायण चौधरी, लोहरवाड़ा, दिलखुश प्रथम मेहरा, नसीराबाद, शेर सिंह, लांबा, हजारीलाल यादव, दूदू सुखपाल, जाखड़ मोतीपुरा, ओम प्रकाश चौधरी ने जन्मदिन मनाया है। वही खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि ट्रक व जेसीबी मशीन के अंदर तेजी से भिड़ंत हुई है और इसके अंतर्गत ट्रक वाले की गलती बताई जा रही है और इसमें ट्रक ओवर स्पीड में होना बताया जा रहा है, जिससे 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार भी लगती हुई नजर आई है। आइए एक नजर डालते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। वहीं किशनगढ़ के अंदर ट्रक ने जेसीबी मशीन को टक्कर मारी है। वहीं दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों में आपस में फंस गए, जिससे रोड जाम हो गया और जयपुर अजमेर हाईवे पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। साथ ही दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बांद्रा-सिंदरी थाना पुलिस अधिकारी मंजू मुलेवा एवं जीवे के टोल कर्मचारी ने क्रेन की सहायता से ट्रक और जेसीबी को रोड से अलग करवाया, साथ ही यातायात को सुचारू भी करवाया है। हालांकि ट्रक चालक व जेसीबी मशीन चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने घटना स्थल से खदेड़ दिया है। साथ ही दुर्घटना का कारण ट्रक तेज गति में आना बताया जा रहा है। तो बांद्रा-सिंदरी थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को थाने में खड़ा करवा लिया है एवं मामले की जांच अभी कर रही है। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर तेज तूफान के कारण लाइट के खंभे और पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं। इससे कई लोगों के घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम बडौली नाली की ढाणी सहित अन्य जगह दर्जनों पेड़ सहित लाइट के खंभे टूटने का मामला सामने आया है। बारिश के साथ भयंकर तूफान से नाली की ढाणी बडौली में बने सिंह गुर्जर के यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पीछे बने कमरे पर लगी चद्दर पूरी तरह से तहस नहस हो गई। साथ ही घर की लाइट का खंभा भी गिर गया और घर के सामने पेड़ गिरने से पशुओं के भी लगी है, जिससे 4-5 पशु घायल होकर के गिर गए। चलिए अब एक लोग कर लेते हैं भीलवाड़ा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा के झीकड़ी गांव के अंदर इस बार टीकाकरण को लेकर के हंगामा देखने को मिला है। वहां पर डोज देनी चाहिए थी टीकाकरण करने के लिए, लेकिन वह डोज नहीं पहुंची और ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। तो इसी को लेकर के वहां पर हंगामा देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। खजूरी पंचायत के झीकरी गांव में आज टीकाकरण को लेकर के हंगामा हो गया। टीकाकरण के तहत आज झीकरी ग्राम के 40 लोगों के वैक्सीन लगनी थी। साथ ही इसके लिए बीएलओ और कोरोना टीम के सदस्यों ने घर घर जाकर के लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया। इसके बाद पुरुष और महिलाएं टीकाकरण के लिए विद्यालय प्रांगण में पहुंच गए और वैक्सीन डोज आने का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद नायब तहसीलदार श्यामलाल टेलर और ग्राम विकास अधिकारी भगवान सिंह को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने शिकायत की। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पांजलि वर्मा से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि आज झिकरी में टीकाकरण का कोई प्लान ही नहीं है। वैक्सीनेशन मानपुरा ग्राम में रखा गया है। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश हो गया और टीकाकरण सेंटर पर हंगामे की स्थिति बन गई। इसी के बाद टीकाकरण के लोग अपने घर चले गए और बीएलओ नारायण लाल गुर्जर से जानकारी लेने पर बताया गया कि मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई है कि झेकरी सब सेंटर पर टीकाकरण की 40 डोज आएंगी और इसके लिए घर घर जाकर लोगों को
टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया, परंतु झिकरी में टीकाकरण की कोई डोज नहीं आई। बड़ी मुश्किल से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करके बुलाया जाता है और ऐसा होने से लोगों में रोष भी व्याप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में वैसे भी टीकाकरण को लेकर दूरी बनाए हुए हैं और इस प्रकार की घटनाओं से लोग टीकाकरण से और दूरी बना लेंगे। वहीं खबर नसीराबाद से सामने आ रही है, जहां पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है। आखिर ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्यों किया, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। भाजपा श्रीनगर मंडल अध्यक्ष के जोशी तिहारी ने बताया कि आपातकाल की 46वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर मंडल ने टटिया बूथ पर लोकतंत्र की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर एवं नारे लगा करके प्रदर्शन किया है। मंडल अध्यक्ष जोशी ने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता रामकरण यादव ने बताया कि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित भी कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जानी जाती है। वहीं नसबंदी अभियान चलाया गया जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जानी जाती है और कार्यक्रम के अंत में महामंत्री राजू सिंह रावत एवं महावीर मेघवंशी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और इसी दौरान अजमेर जिला देहात मंत्री सुनीता यादव, मंडल अध्यक्ष के जोशी तिहारी, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता रामकरण यादव, मंडल महामंत्री महावीर मेघवंशी, महामंत्री राजू सिंह रावत, मंडल सदस्य संतोष टोंक, बूथ अध्यक्ष हंसराज रावत, दिनेश जोशी, मुकेश रावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीनगर मंडल द्वारा आज प्रदेश एवं अजमेर जिला देहात के नेतृत्व में आज 25 जून को काला दिवस के रूप में हम सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने बैठकर चर्चा की गई और इस दिन को विशेष रूप से जो सत्ता सुख के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की मीडिया लोकतंत्र की जो हत्या की, उसके रूप में आज के दिन हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं और पुनः इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, सत्ता सुख में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, हम ऐसी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। क्या आम और क्या खास, शायद ही कोई ऐसा होगा जो आम का दीवाना ना हो। कहा जाता है कि अकेला आम एक ऐसा फल है जिसकी हर एक वैरायटी को खाने का अपना एक अलग तरीका है। मुगल बादशाहत बाबर के सामने उसके एक सरदार ने अरबी मुसाफिर इब्न बतूता के हवाले से आम की तारीफ कुछ इस तरह बयां की थी कि हिंदुस्तान में एक फल अम्बा होता है। देखने में पहले यह हरा होता है लेकिन पकने के बाद पीला दिखाई देता है। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम से जुड़े तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। इधर इस घटना से धर्मनगरी मथुरा के साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। धर्मांतरण पर बने कानून के बाद भी लगातार मामले सामने आने पर संतों ने एक स्वर से कानून को और कड़ा करने की वकालत की है। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने इसे लेकर के विवादित बयान भी दिया है। महामंडलेश्वर नवलगिरी ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आबादी को बढ़ाना होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के रोज मिल रहे मामलों की संख्या 50,000 के ऊपर बनी हुई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 51,667 नए मरीज मिले हैं। इसी दौरान 1,329 लोगों की मौत भी हो गई। तो नए आंकड़ों को मिलाकर देश में मरीजों की कुल संख्या 3,01,34,445 पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपनी शानदार खेल भावना और शांत रवैये के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर खिलाड़ियों का रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए अक्सर कीवी खिलाड़ियों की मिसाल दी जाती है।
लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का अपमान किया है। न्यूजीलैंड की खेल वेबसाइट द एकोनब्लू ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखने के बाद सभी भारतीय क्रिकेट फैंस भड़क गए। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की उंगली की सर्जरी हुई है। उनके गेंदबाजों वाले हाथ में कई टाके लगे हैं, मगर उम्मीद की जा रही है कि वह 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ठीक हो जाएंगे। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान अपनी गेंद पर ड्राइव को रोकते समय वह चोटिल हो गए थे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।